हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 199 के साथ हाजिर हूँ। बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू फेंग बैटलफील्ड में आ जाता है और आते ही कहता है जॉन फेंग फिर से यहाँ से भाग गया है और वो यहाँ से नहीं भागता तो मैं उसकी दूसरी टांग भी काट देता। अगली बार जब वो मुझे मिलेगा मैं उसकी दूसरी टांग जरूर काट दूंगा और उसके बाद वो मेरे सामने से रेंगता हुआ जाएगा। जू फेंग आगे बढ़ता है और जुनहाई और जाओनिंग से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। जाओनिंग उसे कहती है बिग ब्रदर जू फेंग, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था कभी कभी मैं खतरे में होंगी, तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। जू फेंग भी उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। जुनहाई जू फेंग से कहता है जू फेंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मास्टर ल्यू ने भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, यहाँ तक कि उनको पॉइजन दे दिया गया, मैंने उनको उनके पॉइजन के लिए एंटीडोट दे दिया है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। जू फेंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मास्टर ल्यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मास्टर ल्यू आगे बढ़ते हैं और जू फेंग से कहते हैं ग्रैंड मास्टर जू फेंग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपने तो पिछले 5 सालों में बहुत कुछ किया है। जू फेंग कहता है मास्टर ल्यू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एसोटेरिक डिबेट तो हमारे बच्चों के लिए है और आपको देखकर तो किसी एंगल से भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो फिर आप यहाँ पर इस बीस माउंटेन के ऊपर क्या कर रहे हैं। मास्टर ल्यू हंसते हुए उससे कहते हैं प्लीज इस सारी बात को मिसअंडरस्टैंड मत करें, मैं यहाँ पर किसी एसोटेरिक डिबेट का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कम्पीट कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर बीस किंग माउंटेन पर अपनी एल्केमी के लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए आया था और मैं तब से यहीं पर हूँ पिछले 5 साल से। जू फेंग कहता है क्या वाकई में आप यहाँ पर हैं पिछले 5 साल से। मास्टर ल्यू कहते हैं हाँ, आप इसे किस्मत का खेल कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सामना आपसे हो गया और आप सबसे मेरी मुलाकात हो गई और साथ ही मुझे इस ग्रैंड मास्टर जू फेंग से मिलने का मौका मिला। जू फेंग कहता है कोई किस्मत नहीं होती, इस तरह नाटक करना बंद करो कि हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम मुझे ग्रैंड मास्टर जू नहीं कह सकते। यहीं पर जुनहाई आगे बढ़ता है और जू फेंग से कहता है ब्रदर जू फेंग, मास्टर ल्यू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मास्टर ल्यू अगर यहाँ पर नहीं होते तो हम सारे लोग मारे जाते, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है और साथ ही ये लू फैमिली के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं, इन्होंने लू फैमिली की हेल्प की है। मैंने सुना है कि जो तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर देखते हैं तो क्यों ना तुम इन्हें अपना स्टूडेंट बना लो। जू फेंग जुनहाई की बात सुनने के बाद मास्टर ल्यू से कहता है मास्टर ल्यू, मुझे लगता है कि आखिरी बार हम दोनों में जो बात हुई थी वो 7 साल पहले हुई थी और अभी तक भी आप इस बात को भूले नहीं हैं, आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। मास्टर ल्यू से कहते हैं मैंने अभी तक इस आइडिया को छोड़ा नहीं है, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपकी जैसा एल्केमिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, सबसे बेस्ट से भी बेस्ट है, इसलिए प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। बस यही समझ लें, ये मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, अब मेरे ग्रैंड मास्टर बन जाएं। जू फेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है, ऐसे भी हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं, अगर एक और हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। पर इस सारी एसोटेरिक डिबेट के खत्म होने तक आपने मेरी लू क्लैन को बचा कर रखा, तो फिर ठीक है, मैं आपकी इस बात के बारे में सोचूंगा कि आपको अपना स्टूडेंट बनाना है या नहीं, लेकिन तब तक आपको मेरी लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। एसोटेरिक डिबेट से हम लोग जिंदा वापस जाएंगे। मास्टर ल्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा लू फैमिली को प्रोटेक्ट करने की, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जू फेंग उन सबसे कहता है चलो फिर ठीक है, फिर मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ, तुम सब लोग अपने वुंड्स को हील करो और अपने जख्मियों को देखो। नेक्स्ट सीन 20 माउंटेन के किसी दूसरे एरिया का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्टोन होता है, इसी एलिमेंट्री स्टोन के पास हांगपू किंग टियान और उसके रीजन स्टेट वाले साथी होते हैं, जबकि उसके सामने वाली साइड पर तीनों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर और सिस्टर चूचू भी उनके साथ ही होती है, वो खड़े होते हैं। हांगपू किंग टियान उन सबसे कहता है लास्ट टाइम तुम लोगों ने मुझसे बहुत ही बुरी तरह से मार खाई, लगता है कि तुम लोगों ने अपना सबक नहीं सीखा और यहाँ पर फिर से मार खाने के लिए आ गए हो। तुम सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हो, मेरे सामने तुम सब लोग कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, जबकि ये सारे के सारे एलिमेंट्री स्टोन्स सी थ्रू की तरह काम करते हैं, यानी कि एक टीवी की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो सारे लोग जो कि ड्रैगन क्लाउड सिटी में हैं, वो सारे के सारे इन्हीं एलिमेंट्री स्टोन्स की मदद से उन सबको देख रहे हैं कि वो सारे लोग वहाँ पर माउंटेन पर क्या कर रहे हैं। रीजन स्टेट के लॉर्ड मास्टर हांगपू अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं मुझे इस बात में कोई भी अब डाउट नहीं रहा, तो ब्रिमिंग सेक्रेट पिल ये तो हमारी फैमिली को ही मिलेगी। जबकि बाकी के तीनों बड़ी फैमिलीज वाले उसके पास ही खड़े होते हैं और उन्हें उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। मास्टर हांगपू की तो हंसी रुकी नहीं रही होती, वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जबकि यहीं पर वूजी चैंगफेंग बोल पड़ता है। जूजी चैंगफेंग उन सब से कहता है एक तरफ एक मॉन्स्टर है जो कि वाकई में मॉन्स्टर है और हम सब लोग उसकी पावर्स को जानते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही जूजी चैंगफेंग कहता है और दूसरी साइड पर जो मॉन्स्टर है उसने अभी अपीयर होना है और जैसे ही वो दूसरी साइड वाला मॉन्स्टर अपीयर होगा तो देखेंगे इनमें से जो भी ज्यादा ताकतवर होगा दूसरे वाला उसकी बात मानेगा, उसके सामने सरेंडर करेगा। जूजी चैंगफेंग की ये बात सुनते ही सारे 7 फैमिलीज वाले वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसने ये बात क्यों की है, ये किस बारे में ये बात कह रहा है कि कौन सा मॉन्स्टर है जो
के अपीयर होने वाला है। जबकि किंग माउंटेन के ऊपर जू फैन को दिखाते हैं। जू फैन चीख मारता और कहता है लगता है कि कोई मेरी बैक के पीछे मेरी बुराई कर रहा है। हांगबू किंग टियान उन तीनों की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वो तीनों हांगबू किंग टियान को आगे बढ़ता देखकर पीछे की तरफ हटते हैं। हांगबू किंग टियान उन सबसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो ऐसे ही मेरे हाथों से मारे जाओगे, इसलिए प्लीज मैं अभी प्यार से कह रहा हूँ वो सेक्रेट पिल मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ सेक्रेट ब्रीमिंग पिल तुमसे लेने के बाद मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो तीनों ही उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यंग मास्टर लांग उसे कहता है हांगबू किंग टियान मुझे तो लगा था कि रीजन स्टेट वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज्यादा इज्जतदार हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक पहाड़ी के बैंडेड की तरह काम कर रहे हो। तुम तो बिल्कुल लुटेरों की तरह हमारी सेक्रेट पिल से हमसे छीनना चाहते हो। यहाँ पर इस बीस्ट किंग माउंटेन के ऊपर पूरी 5 सेक्रेट ब्रीमिंग पिल्स हैं, तुम उनमें से किसी को भी जाकर ढूंढ सकते हो, तुम्हें हमारी वाली क्यों चाहिए। हांगबू किंग टियान उसे कहता है यंग मास्टर लांग तुम हमेशा ही बातें इस तरह की करती हो कि सामने वाले को फंसा लेते हो, लेकिन तुम्हारी ये सारी मीठी मीठी बातें मेरे सामने काम नहीं आएंगी। हम सब लोग रीजन स्टेट वाले बहुत ज्यादा प्राइडफुल हैं, इसलिए तुमसे ये चोरी नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद कुछ और है। ये बात ठीक है कि आज से पहले हमने कभी भी किसी से कोई चीज चोरी नहीं की, तुम लोगों से इस पिल को छीनना चोरी के बराबर है, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोग इस एसोटेरिक डिबेट में हैं और ये हमारा फाइनल कंपटीशन है जहाँ पर हमने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है। और हम लोग रीजन स्टेट वाले अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ इसी तरह दिखा सकते हैं अगर वो पांचों की पांचों ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स मेरे हाथ में लग जाती हैं, तो इसका मतलब रीजन स्टेट वाले बाकी की सारी फैमिली से ज्यादा पावरफुल हैं। फिर चाहे मुझे उस पिल को हासिल करने के लिए तुम लोगों से छीनना ही क्यों ना पड़े, तुम लोगों को मारकर भी मैं वो पिल छीन लूंगा। चलो जल्दी करो, अपनी वाली पिल हमें दे दो। उसी वक्त ज़ीशेंग अपनी तलवार निकालता है और बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तो इसके अलावा तुम क्या करोगे, क्या हमें मार डालोगे। यंग मास्टर लॉन्ग भी देखकर हैरान होता है और कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी ज़ीशेंग ने अपनी तलवारबाजी की नए स्किल्स को मास्टर कर लिया है और जो अपनी फुल पावर के साथ उस पर अटैक करने वाला है। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है अब जबकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर फाइट करना पड़ेगी। मैं यहीं पर हांगबू किंग टियान को हराना पड़ेगा। और वो भी जमीन के ऊपर बैठ जाता है और अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है, इससे वो ग्राउंड के अंदर से बड़े बड़े मिट्टी के बने हुए स्नेक्स बना लेता है। हांगबू किंग टियान उनके सामने बड़ी आराम से खड़ा होता है, उसके माथे की सील चमकना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी के साथ टकराकर यंग मास्टर लॉन्ग के वो मिट्टी के बने हुए स्नेक वो टूट जाते हैं और वहीं पर शैटर हो जाते हैं। उनके शैटर होते ही यंग मास्टर लॉन्ग के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ज़ीशेंग जो थोड़ी देर पहले ऊपर की तरफ जंप कर गया था, वो अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आने वाला है। वो अपने स्पेशल मूव को यूज करने वाला है। उसके स्पेशल मूव का नाम फ्लोइंग स्पेसिस 9 फॉर्म है। वो अपनी तलवार को लेकर ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आता है। आती बहुत सारी बिजलियां चमक रही होती हैं, यानी कि वो फुल पावर को यूज कर रहा है। लेकिन हांगबू किंग टियान उसके नीचे बड़े ही आराम के साथ खड़ा होता है। इमेंट्री स्टोन के बाहर ज़ीशेंग के डैड से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं देखा मेरे बेटे को, उसने हमारी मार्शल आर्ट को मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लिया है। ज़ी टियान के डैड हंसते हुए कहते हैं मेरे बेटे ने ये बात प्रूव कर दी है कि वो अपने डैड से आगे निकल चुका है कि ये वाला मूव तो मैं भी मास्टर नहीं कर पाया। मास्टर हांगबू भी इसके पास ही खड़े होते हैं और उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारे बेटे ने एक छोटा सा स्किल का मास्टर कर लिया, तुम इससे बहुत ज्यादा खुश हो गए हो। ये छोटी सी अचीवमेंट तुम इतने ज्यादा खुश हो, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ज़ीशेंग के डैड उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में सुना है कि तुम्हारे बेटे के पास गॉड लाइक टैलेंट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी मेरे बेटे का जो स्पेशल मूव है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा स्पेशल मूव से ना जख्मी हुए निकल पाएगा, उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मास्टर हांगबू से कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो भी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ज़ीशेंग जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, हांगबू किंग टियान अपने हाथ को सामने की तरफ झटकता है, इससे एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे उस धमाके का धुआं वहाँ से हटता है, यंग मास्टर लॉन्ग की तरफ दिखाते हैं जो कि पीछे की तरफ गिरा होता है। वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सामने देखता है तो सामने ज़ीशेंग बैठा होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ीशेंग का अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये हांगबू को जख्मी करने की बजाय खुद ही जख्मी हो गया है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं, मास्टर हांगबू हंसना शुरू कर देते हैं। ज़ीशेंग के डैड वहीं पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर हांगबू कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे बेटे की पावर का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, उसकी पावर तुम्हारे सारे बच्चों से बहुत ज्यादा है। और मैं तुम्हें एक और शॉकिंग न्यूज बताना चाहता हूँ, मेरे बेटे ने 5 साल पहले ही मुझसे ज्यादा पावर को अचीव कर लिया था, यानी कि वो मुझसे 5 साल पहले ही आगे निकल चुका था। तीनों हाउस लॉर्ड्स भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब हांगबू किंग टियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साल गुजरने के बाद तो अब तो वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। मास्टर लॉन्ग जी भी सोच रहे होते हैं हम लोग इस फाइट को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, अगर ये लोग वहीं पर फाइट करते रहे हमारे बच्चे तो उसके हाथों से मारे जाएंगे। मास्टर हांगबू उन सब के इस तरह के चेहरे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं, लेकिन हंसते हंसते वो खामोश
खामोश हो जाते हैं, अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं, हालांकि ये मेरा बेटा है लेकिन फिर भी ये मेरी रिच एंड एस्टेट की पोजीशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ने सालों पहले जो एम्परर बनने का सपना देखा था, इस बच्चे ने उस सपने को रुइन कर दिया है। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जू फैन फिर भी इसको मार डालता है, तो इसका मतलब जू फैन इससे भी बड़ा मॉन्स्टर है। अंकु किंगटियान भी हंसते हुए कहता है, तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैंने सोचा भी नहीं था सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम लोगों ने इतना ज्यादा अचीव कर लिया है। तुम लोग तो अपनी कल्टीवेशन के नए लेवल्स तक पहुंच चुके हो। अंकु किंगटियान उन सबसे कहता है, प्लेग ड्रैगन और स्पेक्टर ड्रैगन से तुम तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा रहेगा, तुम दोनों मेरे अंडर काम करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम तीनों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊंगा। जी शेंग उसे कहता है, मैं तो जिन्हो मैंशन वालों का एक डिसाइपल हूँ, फैसला मैं नहीं कर सकता कि मुझे किस तरफ जाना है और किसका साथ देना है। ये फैसला तो हमारे जिन्हो मैंशन के एल्डर करेंगे। हांगपू किंगटियान उसे कहता है, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं लगता हम लोग अपने एल्डर से बहुत ही जल्दी ये 7 बड़ी फैमिलीज तो क्या ये पूरी की पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। हमारे सारे के सारे एल्डर बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, वो सारे के सारे अपने कॉफिन्स में आराम करेंगे। हमें उनके बारे में सोचने की क्या जरूरत है। अगर तुम मेरी इस ऑफर को मानने को तैयार हो, अगर तुम मेरी ऑफर को मान लेते हो और मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखते हुए लगता है कि तुम्हारे जिन्हो मैंशन के एल्डर्स के पास और कोई भी रास्ता नहीं होगा मेरी इस ऑफर को मानने के अलावा। साथ ही हांगपू किंगटियान बाकी के दोनों से भी कहता है, यानी कि यंग मास्टर लांग और सिस्टर चूचू से, ये ऑफर सेम तुम दोनों के लिए भी है। अगर तुम दोनों भी मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो हमें इस एसोटेरिक डिबेट में फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज के स्टेटस के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज को एक बड़ी फैमिली बना दूंगा। ये बात सुनते ही यंग मास्टर लांग और सिस्टर चूचू बहुत हैरान हो जाते हैं। जब वही नहीं, तीनों बड़ी फैमिलीज के एल्डर जो कि बाहर से उनकी बातें सुन रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो तीनों भी यही सोच रहे होते हैं। अंकु किंगटियान ने वहाँ पर सभी के सामने ये ऑफर रख दिया, हालांकि उसने अपने फादर से इस बारे में पूछा भी नहीं, ना ही उसके बारे में कुछ सोचा है। इसका मतलब तो ये है कि हांगपू किंगटियान अपने फादर को रिपोजिशन कर रहा है, उसको अपनी पोजीशन से हटा रहा है और उसकी गद्दी पे बैठ रहा है। जबकि रिच एंड एस्टेट के बाकी के सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके यंग मास्टर बाकी सारी फैमिलीज के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर हांगपू की तरफ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। समय मास्टर हांगपू इस बात से गुस्सा है क्योंकि उन्होंने इतने साल अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वो 7 बड़ी फैमिलीज को यूनिफाई करके इंपीरियल फैमिली पर राज कर सके, यानी वो एक दिन एम्परर बन सके। लेकिन उनका बेटा सारे सपनों पर पानी फेर रहा है। 7 बड़ी फैमिलीज को मिलाकर अपने फादर को हटाकर खुद एम्परर बनना चाहता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 199 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।